हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है, यू सेट के लिए रिसर्च मेथोलॉजी के कुछ एमसीक्यू कर रहे थे, जिनमें कि हम लोग 3 एमसीक्यू कर चुके हैं और ये चौथा है। तो चलिए शुरुआत करें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग या तो चैनल पर नए हैं अथवा आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं आप लोग, जिससे कि जो लोग हम लोगों से और जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है, पहला प्रश्न है कि सर्वेक्षण अनुसंधान के संदर्भ में इन कदमों में से निश्चित क्रम क्या लिया जाता है। नमूना चयन, निष्कर्ष, तथ्यों का विश्लेषण, तथ्यों का संग्रह। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले हमको करना क्या होता है कि हमें इसमें जो नमूना का चयन होता है, ठीक है, सबसे पहले इसको करना होता है। फिर इसके बाद तथ्यों का संग्रह होता है, फिर उसके बाद विश्लेषण होता है और फिर उसके बाद क्या होता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये चौथे पर आएगा। तो यानी पहला हमारा पहले से होगा, तो ये वाला बी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है। किन परिस्थितियों में संभव है? उपयोगिता और प्रासंगिकता, खोज योग्य और ज्ञान में कुछ जोड़ना, ये सभी। तो ये सभी आ जाएंगे। अनुसंधान की दिशा में पहला कदम कौन सा होता है? तो अनुसंधान की जो है दिशा में सबसे पहला होता है कि समस्या का पता करना। ठीक है, एक समस्या की खोज करना नहीं, समस्या का पता कर लगाना। समस्या की खोज जो है वो अलग होता है। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। अनुसंधान में उद्देश्यों को प्रश्न के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। अनुसंधान में उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। और यानी शोध में उद्देश्य शोध निबंध यानी थीसिस के पहले अध्याय में वर्णित होते हैं। तो इसमें है कि अनुसंधान में उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, ये हो जाएगा। ये थीसिस जो है ना, पहले अध्याय में वर्णन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभार यानी उपरोक्त में से सभी नहीं होता। हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? तो परिकल्पना से तात्पर्य है कि अधिकांशतः ज्ञान तथ्यों के साथ विधिपूर्वक विशिष्ट और सुसंगत होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ऐसे ढंग से निरूपित कथन जिसके तथ्यों के द्वारा परीक्षण किया सके, वैसे यही इसकी परिभाषा ही है। सीमित दायरा और वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए। यानी कि इसमें कह रहा है सीमित दायरा और वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए। अब वैश्विक महत्व जो है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इनमें से मतलब ये कह रहा है कि बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। वो है उसका उपकल्पना, हाइपोथेसिस का वर्णन नहीं किया जा सकता। शून्य और प्रश्न के रूप में, घोषणात्मक शब्दों के रूप में, सामान्य परिभाषिक शब्दों में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें है सामान्य परिभाषिक शब्दों में। सामान्य पारिभाषिक शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इन कथनों पर विचार करना है, जो सही है उसको चुनना है। उद्देश्यों को शोध के पहले अध्याय में वर्णित किया जा गया है। शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए। परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है और उपरोक्त सभी सही हैं। तो इनमें उद्देश्यों को शोध के पहले अध्याय में वर्णन किया जाना चाहिए, ठीक है, सही है। और विश्लेषणात्मक क्षमता भी होनी चाहिए। परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है, बिल्कुल सभी सही हैं। एक अच्छे अनुसंधान की अनिवार्य शर्तें यानी आवश्यक तथ्य कौन सी हैं? अच्छी तरह से तैयार की गई परिकल्पना, एक अच्छा शोध पर्यवेक्षक, ये जरूरी नहीं है। पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें और अच्छी तरह से निरूपित की गई समस्या, ये सब गलत हैं। अच्छी तरह से तैयार की गई उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस अच्छी तरह से तैयार कर ली जाती है, वो उसका आप समझ लीजिए आधा चरण हो जाता है। अनुसंधान प्रक्रिया की परिशुद्धता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? शोधकर्ता की निष्पक्ष अभिवृत्ति पर, न्यायदर्श पर,
ठीक है, प्रयुक्त अनुसंधान विधि पर या उपरोक्त सभी पर। तो अनुसंधान प्रक्रिया की परिशुद्धता निष्पक्षता पर बिल्कुल करती है, न्यायादर्श के आकार पर बिल्कुल, ये सैम्पलिंग है न्यायादर्श, और जो है इसके प्रयुक्त अनुसंधान विधि इन सभी चीज़ों पर क्या करती है, निर्भर करती है। निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ये हैं बूथ, इनको वैज्ञानिक सर्वेक्षण के पिता के रूप में जाना जाता है। एक शोध योजना है, विस्तृत होनी चाहिए, सही है। समीक्षा टिप्पणियों के दूसरों के समक्ष रखी जानी चाहिए, बिल्कुल है। शोध अध्ययन के लिए तर्कशील हो, उपर्युक्त सभी, ये सभी इसके जो हैं गुण हैं। निम्नलिखित में से अनुसंधान योग्य समस्याओं के स्रोतों में क्या सम्मिलित किया जा सकता है? शिक्षकों का शोधकर्ताओं के रूप में अपना अनुभव बिल्कुल किया जा सकता है। व्यावहारिक विषय जिनका समाधान होना चाहिए, ये भी स्रोतों के रूप में लिया जाना चाहिए। सिद्धांत और पूर्व अनुसंधान ये भी होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अनुसंधान योजना का परिचय अनुभाग कौन करता है? यदि आप लोगों को लग रहा है कि स्पीड कुछ ज़्यादा है तो आप लोग इसे और कम कर सकते हैं और तब उसके बाद पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अनुसंधान योजना का परिचय अनुभाग कौन सा है? पूर्व प्रासंगिक अध्ययन का अवलोकन, अध्ययन के उद्देश्य का विवरण, शोध प्रश्नों के निष्कर्षों का विवरण। कह रहा है कि अनुसंधान योजना का परिचय अनुभाग, यानी कि क्या क्या उसमें परिचय के रूप में लिखा जाता है। तो बिल्कुल प्रासंगिक अवलोकन भी आता है, उद्देश्य का विवरण भी आता है, निष्कर्षों का विवरण भी आता है, ये सभी होते हैं। इनमें से कौन सी उपकल्पना होने के लिए मूलभूत आवश्यकता नहीं है? तथ्यों पर आधारित होना बिल्कुल है। बोधगम्य यानी कि कंसीवेबल होना, ये भी सही है। प्रकृति के ज्ञान का खंडन, ये बिल्कुल खंडन मंडन कोई चीज़ नहीं, प्रकृति के ज्ञान का नहीं, ठीक है। परिकल्पना में से निष्कर्ष निकालने की अनुमति, ये सब सही है। ये उसके क्या हैं, यानी कि ये विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इनको अपने आप अलग अलग नोट कर सकते हैं। अनुसंधान के उद्देश्यों को किस रूप में लिखा जा सकता है? केवल प्रश्न के रूप में, केवल विवरण के रूप में, प्रश्न और विवरण दोनों के रूप में, काल्पनिकता के रूप में। तो इसमें विवरण के रूप में ही लिखा सकता है, प्रश्न के रूप में नहीं, और न दोनों रूपों में। इनमें से कौन सी विशेषता किसी प्रस्ताव को सत्य प्रमाणित करने के लिए नहीं होनी चाहिए? उद्देश्यपूर्ण या विश्वास के साथ तर्कयुक्त हो, अनुरूपता हो, परीक्षण योग्य हो। तो ये विश्वास के साथ तर्कयुक्त हो। इनमें से कौन सी विशेषता किसी प्रस्ताव को सत्य प्रमाणित करने के लिए नहीं होनी चाहिए? विश्वास के साथ तर्कयुक्त नहीं, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए, परीक्षण योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत भी हो और वो विश्वास योग्य तर्कपूर्ण हो जाए। प्रश्नों के उत्तर देखिए, इसी तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। विवरण में चरों के बीच कारण और प्रभाव की भविष्यवाणी के संदर्भ को क्या कहा जाता है? रिक्त परिकल्पना नहीं, स्वतंत्र चर नहीं, आश्रित चर नहीं, प्रायोगिक उपकल्पना। चरों के बीच जो कारण और प्रभाव होता है वो प्रायोगिक उपकल्पना कही जाती है। कारण और प्रभाव के संबंधों को विश्वसनीय बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसको विश्वसनीय बनाने के लिए प्राकृतिक अवलोकन में संलग्न होना, सकारात्मक संबंध विकसित होना, नियंत्रित प्रयोग का निष्पादन और नकारात्मक सहसंबंध का परीक्षण। तो इसमें होना चाहिए नियंत्रित प्रयोग का निष्पादन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? उद्देश्य सुस्पष्ट होना चाहिए। उद्देश्यों को विवरण और प्रश्न पत्र के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं, अभी आया है विवरण के रूप में। समस्या के लिए एक शब्द और शब्द चर है, समस्या के लिए एक और शब्द चर है, नहीं, इनमें नहीं, उद्देश्य सुस्पष्ट होना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न जो कि एक शोधकर्ता के मन में उसकी समस्या के समाधान के लिए सांख्यिकी तकनीक के प्रयोग में आना स्वाभाविक है, वो कौन सा है?
क्या प्रदत्त को मात्रात्मक रूप से दिया जा सकता है? क्या उचित सांख्यिकी तकनीकी उपलब्ध है? क्या आंकड़ों का विश्लेषण संभव है? क्या सार्थक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? ठीक है, तो इनमें यह है, क्या प्रदत्त को मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, यही तो है सांख्यिकीकरण। सांख्यिकीकरण का सबसे पहले मात्रात्मक, गुणात्मक नहीं। निम्नलिखित में कौन से तथ्यों के संग्रह की विधि है? राय, प्रत्यक्षवाद, प्रकरण और साक्षात्कार। कह रहा है तथ्यों के संग्रह की जो विधि है, ठीक है, वो इनमें से कौन सी है? तो साक्षात्कार विधि है। साक्षात्कार होता है, प्रश्नावली होता है, अवलोकन विधि होती है, ये सब विधियां हैं उसकी। निम्नलिखित में से प्रदत्त संग्रह की कौन सी ऐसी तकनीक है जिसमें मध्यस्थ समेत कई प्रतिभागी एक विशिष्ट और परिभाषित विषय पर बल देते हैं, समूह में परस्पर विचार विमर्श होता है और अर्थ का संयुक्त निर्माण होता है। इसमें संग्रह की तकनीकी का प्रकरण अध्ययन, फोकस समूह, निर्वंश विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कह रहा है कि जिसमें मध्यस्थ समेत कई प्रतिभागी एक विशिष्ट और परिभाषित विषय पर बल देते हैं, समूह में परस्पर विचार विमर्श होता है और अर्थ का संयुक्त निर्माण होता है। तो यहाँ पर प्रकरण अध्ययन होगा नहीं, निर्वंश विज्ञान नहीं होगा, इसका होगा फोकस। जब जो है ना समूह करेगा और वो आगे सामने प्रस्तुतिकरण करता है आपस में डिस्कशन करके। प्रयोगात्मक अनुसंधान में कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती? तो प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस प्रक्रिया की? अवलोकन, कार्य साधन और प्रकृति, नियंत्रण और संदर्भ संग्रह। संदर्भ संग्रह प्रयोगात्मक में नहीं होता है, ऐतिहासिक में होता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती? अवलोकन, कार्य साधन, नियंत्रण, सामग्री विश्लेषण। इसमें सामग्री विश्लेषण काफ़ी कम जो है ना, क्योंकि प्रयोगात्मक अनुसंधान में जब प्रयोग किया जाएगा तो सामग्री विश्लेषण नहीं होता है उसमें। ठीक, कंटेंट एनालिसिस नहीं है, क्योंकि कंटेंट इन्हें इकट्ठा नहीं किया जाता, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रेक्षण होता है इसकी जगह पर, जिसे हम क्या बोलते हैं? अवलोकन बोलते हैं। इनमें से कौन सा अध्ययन विधि, शोधकर्ता कौन सी अध्ययन विधि को शिक्षा के स्तर और उपलब्धि के बीच संबंधों का अनुमान लगाने के लिए प्राथमिकता देते हैं? प्राकृतिक, सहसंबंधी, सूची या प्रायोगिक। यहाँ पर कह रहा है शिक्षा के स्तर और उपलब्धि के बीच सहसंबंध को स्थापित करने के लिए। तो इसके लिए ये सहसंबंधी, क्योंकि दो चीजें हैं ना, उपलब्धि और शिक्षा के स्तर के बीच संबंधों का स्थापित, तो सहसंबंध। ठीक है, विधि। इनमें से कौन सा मापन का सरलतम रूप है? सांकेतिक, नॉमिनल, क्रमवार, ऑर्डिनल, अंतराल, इंटरवल, अनुपात, रेशियो। तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो कह रहा है कौन सा मापन का सरलतम रूप? ओके, सांकेतिक। सरलतम रूप जो है वो सांकेतिक है। एक संतोषजनक सांख्यिकी मात्रात्मक विधि में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? औचित्य, तुलनीयता, मापन और लचीलापन। तो इसमें क्वेश्चन फिर देखिए, संतोषजनक सांख्यिकी मात्रात्मक विधि में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो औचित्य, मापन, तुलनीयता। इसमें जब सांख्यिकी विधि ली जाएगी तो लचीलापन नहीं होगा, यानी जो निर्णय लिया जाएगा वो लिया ही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्टीवन के माप में 4 स्तरों का सही क्रम है? स्टीवन ने माप के 4 स्तरों को दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा है? क्रमवार, सांकेतिक, अनुपात और अंतराल, सांकेतिक, क्रम सूचक, अंतराल और अनुपात, अंतराल, सांकेतिक, क्रम सूचक और अनुपात। इन्होंने सांकेतिक से शुरू किया है, अनुपात से खत्म किया है, तो अनुपात 2 जगह हैं, यहाँ और यहाँ। ओके, तो ये भी हमारा हो जाता है, ये हो जाएगा बी, सांकेतिक। फिर यानी कि सांकेतिक जो है ना चर, पहले क्या किया जाएगा? सांकेतिक लिया जाएगा, फिर क्रम लिया जाएगा, फिर अंतराल लिया जाएगा, फिर अनुपात निकाला जाएगा। कारक विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है? कारण विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है? 2 चरों के बीच संबंध जानने के लिए,
अंतः संबंध होता है उपकल्पना का परीक्षण करने के लिए, दो चरों के बीच अंतर जानने के लिए, कई चरों के बीच अंतर जान। कारण विश्लेषण जो होता है वो कई चरों के, दो चरों के नहीं, कई चरों के बीच अंतर जानने के लिए किया जाता है। इसमें सुमेली मिलाना है, यानी कि एक और दूसरा, साक्षात्कार और अर्थ, संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार और क्लिनिकल साक्षात्कार। अधिक लचीलापन, उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों पर ध्यान, व्यक्तिगत जीवन का अनुभव और पूर्व निर्धारित प्रश्न। ठीक है, तो इनमें हमको उत्तर खोजना है कि इनमें हमारा कौन सा उत्तर होगा। संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार, इसका मतलब है कि हम पहले संरचित कार्य यानी कि साक्षात्कार का मतलब है कि हम पूर्व निर्धारित प्रश्न यानी प्रश्नों का निर्धारण करते हैं पहले, ठीक है, उसे बोलते हैं संरचित साक्षात्कार। तो इन्हीं हमारा ए में 4 हो जाएगा, तो ए में 4 हमारा सिर्फ एक में है, तो 4, 1, 2 और 3, तो इसका मतलब हो गया इसका हम लोग, ठीक है, इससे मिलाएंगे क्लिनिकल, लचीलापन दृष्टिकोण, केंद्रित साक्षात्कार, उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों पर ध्यान देना, यही है केंद्रित। असंरचित, व्यक्तिगत जीवन का अनुभव। इस बार निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंधी मूल्य सबसे सुदृढ़ है? तो इनमें सबसे सुदृढ़ सहसंबंधी मूल्य होता है -1.00। बुद्धिमत्ता परीक्षण स्कोर और ग्रेड के बीच कौन सा संबंध होता है? कह रहा है IQ और ग्रेड के बीच कौन सा संबंध होता है? सकारात्मक, नकारात्मक, बिल्कुल सही, या इनके मध्य कोई संबंध नहीं होता, तो सकारात्मक होता है, यानी कि सीधा संबंध होता है। IQ जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसमें जो है पिंड की वो उसकी क्षमता होगी ग्रहण करने की या पढ़ने की। इनमें से कौन से आंकड़े कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के उच्चतम मूल्य को प्रतिबंधित करते हैं? तो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का सबसे जो उच्चतम मूल्य है वो है -0.92। इनमें से कौन सा गुण को मापने के लिए लिकर्ट द्वारा विकसित प्रारूप का व्यापक उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है? मनोवृत्ति, व्यक्तिगत मनोबल, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इसमें गुण को मापने के लिए लिकर्ट द्वारा विकसित प्रारूप वो है मनोवृत्ति, ठीक है, यानी एटीट्यूड वाले प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अनुसंधान के क्षेत्र में निष्पक्षता का क्या अर्थ है? तो इसमें निष्पक्षता का जो अर्थ है वो सही या गलत का उचित निर्णय करना, सुसंगत निष्कर्ष, अंतः शोधकर्ता समझौता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। निष्पक्षता का मतलब होता है सुसंगत निर्णय यानी सुसंगत निष्कर्ष। इसके बाद है अनुसंधान में निष्पक्षतावाद, ऑब्जेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? निष्पक्षता के माध्यम से, विश्वसनीयता के माध्यम से, वैधता के माध्यम से, या उपरोक्त सभी में से। तो इनमें से इससे भी और इससे भी, सभी से निष्पक्षता को बढ़ाया जा सकता है। इनमें से कौन सी वैधता ऐसी विशेषता को मापने से संबंधित है जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता, पर यह कल्पना की जा सकती है कि उसका अस्तित्व है? ध्यान से समझिएगा, अवलोकन नहीं किया सकता लेकिन उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है। अंकित वैधता, निर्माण वैधता, मानदंड वैधता, सामग्री वैधता। तो कौन सी है? देखिए, वो निर्माण वैधता है। क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों में संबंधित होता है? तो क्षेत्र अध्ययन, फील्ड स्टडी, जो होती है वास्तविक जीवन की स्थितियों से, प्रयोगात्मक परिस्थितियों से, प्रयोगात्मक स्थितियों से, ठीक है, और
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्षेत्र यानी कि जो क्षेत्र यानी फील्ड स्टडी होती है वास्तविक जीवन की स्थितियों से संबंधित होती है। जैसे कि किसी को यदि जो उत्तराखंड के जो लोकगीत हैं उनका यदि अध्ययन करने का यानी शोध दिया जाए तो उसे जा कर के वहाँ पर अवलोकन करना चाहिए, तभी वो यानी वास्तविकता की जानकारी प्राप्त कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैधता सत्यापित करती है कि माप की विधि उस विषय वस्तु को माप सकने में सक्षम है जिसके लिए वह अपेक्षित है? सामग्री वैधता, अंकित वैधता, निर्माण वैधता या मापन वैधता? तो इसमें है सामग्री वैधता। कौन सी वैधता शोध के परिणामों के अध्ययन से परे स्थितियों के लिए भी लागू होती है, अर्थात जिस सीमा तक निष्कर्षों को सामान्यीकृत किया जा सकता है? बाहरी वैधता, आंतरिक वैधता, स्थिर वैधता या इनमें से कोई सा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्थितियों के परे भी कह रहा है ना, जब परे भी लागू होती है तो क्या हो जाएगी वो यानी कि बाहरी वैधता। जो स्थितियों के अंदर लागू होती है वो क्या होती है? आंतरिक वैधता। जिस सीमा तक रिसर्च डिजाइन, ध्यान दीजिएगा नाम है रिसर्च डिजाइन और डेटा शोधकर्ता के कारणों, यानी रिसर्च डिजाइन और डेटा जो रिसर्चर है के को कारण और प्रभाव एवं डेटा के भीतर अन्य संबंधों के विषय में सटीक निष्कर्ष निकालने के लिए आकर्षित करने की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है? बाहरी, आंतरिक, स्थिर या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आता है आंतरिक वैधता। ठीक है, तो यानी बाहर जाना ही नहीं है, तो आंतरिक वैधता जो है ना सटीक वो जानकारी देने के लिए उत्तरदायी होती है। प्रश्न शोध की वैधता और विश्वसनीयता की साख का बन यानी कि प्रश्न, कोई भी प्रश्न है, शोध की वैधता और विश्वसनीयता की साख का बन जाएगा जब किसी घटना के घटित होने की सूचना एक लंबी समयावधि के बाद दी जाए, जानकारी का स्रोत है वह पक्षपाती और अक्षम हो, शोधकर्ता पर्याप्त तार्किक निष्कर्ष निकालने में सक्षम न हो, या उपरोक्त सभी। तो यानी कि कोई भी प्रश्न शोध की वैधता और विश्वसनीयता की साख का कारण बन जाएगा, कारण कि किसी ये यानी किसी घटना के घटित होने की सूचना एक लंबी अवधि के बाद दी जाए, ये भी है। जानकारी का स्रोत है वह पक्षपाती और अक्षम हो, यानी जानकारी का स्रोत पक्षपाती और अक्षम हो तो भी क्या हो जाएगा, विश्वसनीयता जो है वो सही से नहीं हो पाएगी। शोधकर्ता पर्याप्त तार्किक निष्कर्ष निकालने में सक्षम न हो, तो ये सभी के सभी हैं। विश्वसनीयता की साख का जो है ना क्या लिए, यानी कि साख का नकारात्मक पक्ष बन जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी स्थिति का वर्णन के लिए प्रयोग दिया जाएगा, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द एक ऐसी स्थिति के वर्णन के लिए प्रयोग किया जाएगा जब एक शोध उस शर्या आयाम को माप सकता है जिसके लिए वह बना है? वैधता, उपयुक्तता, विश्वसनीयता या इनमें से कोई सा नहीं? तो इनमें से जो यानी कि एक शोध उस शर्या आयाम को माप सकता है जिसके लिए वह बना है, तो क्या हो जाएगा? वैधता। कौन सी एक अनुसंधान की विशेषता नहीं है? चलिए, अनुसंधान की विशेषता अब देख लीजिए, इनमें जो है ना कौन कौन से अनुसंधान की विशेषताएं ध्यान रख लीजिए। अनुसंधान व्यवस्थित है, बिल्कुल। अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है, गलत है। अनुसंधान एक प्रक्रिया है, हमारा उत्तर तो यही हो जाएगा। अनुसंधान समस्या उन्मुख है, बिल्कुल सही है। अनुसंधान निष्क्रिय नहीं होता, बिल्कुल है, यानी अनुसंधान सक्रिय होता है। निम्नलिखित में से किसका शोध के परिणामों का सामान्यीकरण से निकटतम संबंध है? बाहरी वैधता, निष्कर्ष ए और बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो बाहरी वैधता और निष्कर्ष दोनों क्या हैं? सामान्यीकरण के निकटतम से संबंध रखते हैं। एक शोध विधि या उपकरण जो शोधकर्ता को हर बार अलग परिणाम दे रही है, ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? यानी कि हर बार अलग परिणाम दे रही है, तो निम्न वैधता, उच्च वैधता, कम विश्वसनीयता या उच्च विश्वसनीयता। तो इसका मतलब है हर बार ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए कौन सा विकल्प बताएंगे? तो बताएंगे कम विश्वसनीयता।
हर बार बदल रहा है, इसलिए विश्वसनीय कम है। इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग शोध निष्कर्षों की प्रामाणिकता को संदर्भ में होता है? शोध निष्कर्षों की प्रामाणिकता के संदर्भ में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? मौलिकता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या सभी? तो जानते हैं कि मौलिकता भी होना चाहिए, यानी शोध के निष्कर्ष मौलिक होना चाहिए, वैध होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, ये शोध के निष्कर्ष जो है ना के ये गुण हैं, नोट कर सकते हैं आप लोग। मौलिकता, ओरिजिनलिटी, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी। निम्नलिखित में से अनुसंधान में से कार्य साधन मैनिपुलेशन सदैव किसका अभिन्न भाग रहा है? ऐतिहासिक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान। तो ये किसका रहा है? प्रायोगिक अनुसंधान का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग यदि नए हैं अथवा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। इनमें से किस शब्द का हम किसी व्यवहार को नियंत्रित करने के शिष्ट अनुमान को प्रकट करने हेतु प्रयोग करते हैं? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसी व्यवहार को नियंत्रित करने के शिष्ट अनुमान को प्रकट करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो इसे हम प्रयोग करते हैं प्रयोगात्मक नियंत्रण, उपकल्पना, प्रयोगात्मक चर या सिद्धांत। तो उसे हम उपकल्पना कहते हैं। विभिन्न उपकल्पनाओं की कार्यविधि का उपयोग किस स्थिति में किया जाना चाहिए? शोध के अंतिम चरण के दौरान, शोध के अध्ययन की योजना, परिणामों के प्रकाशन के समय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यानी कि कह रहा है विभिन्न उपकल्पनाओं की कार्यविधि का उपयोग किन स्थिति में किया जाना चाहिए? तो शोध अध्ययन की योजना में किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके आधार पर मान्यताओं को निरूपित किया जा सकता है, फार्मुलेट किया जा सकता है? देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विश्वविद्यालयों। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अधूरा सा रह गया है। वैसे इसमें जो है ना यानी कि के साथ निरूपित किया जा सकता है, तो पृष्ठभूमि पर, विश्वविद्यालयों में भी और सभी में, यानी कि इनको जो है ना मान्यताओं को निरूपित किया जा सकता है। तो ये थे कुछ प्रश्न। इसके बाद एक और भी आप लोगों को ये उपलब्ध कराया जाएगा इसी रिसर्च थीसिस से। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन या जिसे आप लोग कहेंगे उससे एक दो आप लोगों को ये MCQ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, तो आप लोगों के पास अब समय नहीं है, 1 सप्ताह का टाइम रह गया है। आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए, और यदि किसी विषय पर आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए MCQ के लिए जो है ना अभ्यास के लिए चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।